बेटा काशी बढ़ेगी, काशी बढ़ गया बेटा। सुखी रहो बेटा। बेटा रात हो गया, सो जा। अंधेरे में कैसे पढ़ाई करेगी तू? पापा आप टेंशन मत लो, सो जाओ। अच्छा बेटा, अच्छा। मेरे बच्ची को मार के चला गया। मैं बोल पे सीसीटीवी कैमरा, उसका क्या करना है? हाँ इंस्पेक्टर चल। क्राइम सीन को तो मैंने यहाँ सब संभाल लिया है, आप सिर्फ गाड़ी और मुजरिम को संभालिए। यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। चले, हाँ बुला रहे हैं। चल। नहीं जाना मेरे को। चल साहब, बुला रहे थे। चल निकल अब। हमारे देश में 2016 में हिट एंड रन मामले में 20,000 जानें गई हैं और हर साल ये गिनती बढ़ती जा रही है। जहां बात इस तरह के मामलों की आ जाती है, जहां गरीब की जान हो और अमीर की गाड़ी, तो पैसे की ताकत इंसाफ के तराजू को एक तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। गुजरात के रेजिडेंसी रोड पे एक बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे बैठी हुई 13 साल की लड़की को बेरहमी से कुचल दिया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे वही जगह है जहां कल रात ये दुर्घटना घटी थी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये गाड़ी जाने माने बिजनेसमैन सीपी ठक्कर की है। आप देख सकते हैं हम सीपी ठक्कर के घर के बाहर खड़े हैं। हालांकि इस घटना को बीते हुए घंटों बीत चुके हैं, मगर अभी तक पुलिस को इस पर कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हम आवाज न्यूज। मम्मा मुझे दूध नहीं पीना। કેમ આમ કરે છે દીકરા તું? હા રોજ સવાર માં અરે तुझे समझाने में मेरी हियरिंग मिस हो जाएगी। पी लेना बेटा, पी लेना। हाँ चल 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 फिनिश कर। हाँ? चलो 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 जल्दी जल्दी गरम गरम पराठा खाई ले। हाँ जल्दी फिनिश कर। और हाँ सुनिए, आप भी पराठा खा लेना, गरम है अभी। हाँ, मैं खा लेता। ओफो किसका फोन है अभी? हेलो। हाँ नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं हाँ मैं आ रही हूँ अभी। ओके मैं देखती हूँ अभी। ओके शू तू पढ़। हाँ जब देखो तब नहीं खाऊंगा। चल फटाफट। उफ़ो हो गया ना सत्यानाश। वैसे ही कोर्ट के लिए इतनी देर हो रही थी, अब ये भी खराब हो गया। तू पढ़ना, फिनिश कर तू फटाफट, होमवर्क फिनिश कर और इसको ना आप स्कूल में छोड़ देना, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे वैसे देर हो रही है। उफ़ो कोर्ट कहाँ है मेरा? रिमोट कहाँ है? रिमोट, अरे रिमोट पता ना कहाँ है? लो दोनों चल। गुजरात के रेजिडेंसी रोड पे एक बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे बैठी हुई 13 साल की लड़की को बेरहमी से कुचल दिया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गाड़ी जाने माने बिजनेसमैन सीपी ठक्कर की है। पुलिस और पैसे वाला आदमी ऐसे छूट जाएगा ये तो। कई वांदा नहीं, तो नाश्ता फिनिश कर लेना। और आप भी इसको ना टाइम पे इसको छोड़ देना। मुझे वैसे भी बहुत देर हो गई है। गॉड जज साहब ये वो आदमी नहीं था। मैंने देखा उस आदमी को। मेरी बेटी को इसने नहीं मारा। आप चुप रहिए, ये कोर्ट है, क्रिकेट का मैदान नहीं। जब बुलाया जाएगा तब बोलिएगा। जज साहब,
ये ललित मोहन है, गाड़ी यही चला रहा था। साहिब, वो लड़की भागकर सड़क पार कर रही थी और अचानक गाड़ी के सामने आ गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश भी करी, ब्रेक भी मारा, लेकिन जज साहब, वहां पे कोई भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल है ही नहीं, और ललित गाड़ी चलाते हुए नशे की हालत में भी नहीं था। दरअसल इसमें ललित का कोई कसूर ही नहीं। इन लोगों ने फुटपाथ को अपना घर और सड़क को अपना प्लेग्राउंड बना के रखा है। अब ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होंगे ही। केस बहुत ही सिंपल और क्लियर है जज साहब। ललित एकदम सच बोल रहा है। आई रिक्वेस्ट बेल फॉर यू। बस एक दिन में बेल और 7 दिन में बरी। हाँ साहब, यही हुआ था। मैं थोड़ी दूरी पर सो रहा था। और गाड़ी कौन सा कलर की? सफेद कलर की थी सर। ये हाँ जी सर, ये वही गाड़ी थी। मैडम आप जैसा बोलेंगे ऐसा ही मैं करूँगा। तुझे एक काम करना पड़ेगा और उसके लिए तुझे एक अच्छी खासी रकम भी मिलेगी, समझा? लेकर जाओ इसे। तो बात क्लियर है जज साहब कि जिस सफेद गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी ललित चला रहा था, और उस गाड़ी का नंबर है GJ01RS44। जज साहब, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नंबर सही बता रहा है, लेकिन वो सफेद गाड़ी नहीं थी, वो लंबी सी नीली गाड़ी थी जज साहब। मुन्ने मेरे बच्चे। जज साहब, ये वो आदमी नहीं है, ये गाड़ी नहीं चला रहा था, वो कोई दूसरा चला रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं वकील साहब। मेरे बच्चे को गाड़ी लंबी गाड़ी वाले ने मारा जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। साहब, लगता है लड़की के पिता पर लड़की के एक्सीडेंट का कुछ गहरा असर हुआ है। गाड़ी लंबी थी, नीली थी, सफेद थी, मल्टी कलर थी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। दरअसल जहां से मेवालाल ने गाड़ी को देखा था, वहां पे लाइट थी ही नहीं। एक्सीडेंट स्पॉट पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या? हाँ सर, उसके फुटेज कहाँ है? सीसीटीवी कैमरे में थोड़ी गड़बड़ थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसकी वजह से फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एडवोकेट मुक्ता पटेल, आपका क्या कहना है? जज साहब, मुझे ये केस आज ही मिला है। मैंने थोड़ा टाइम જોઈએ છે इसे स्टडी करने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, केस में प्रोसिक्यूशन की मुझे और कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कोर्ट आपके सबमिशन को 2 दिन के बाद सुनेगी। अगर आपके पास ठोस गवाह या सबूत नहीं होंगे तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। कोर्ट इज एडजर्न नाउ। हमारे देश में लाखों की तादाद में अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं। जजेस और कानून अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में कुछ लोग अपनी पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करके कानून और अदालत को गुमराह करते हैं। ऐसे कारणों की वजह से कुछ केसेस कई सालों तक चलते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर फैसला नहीं आता। और अगर कोई सिस्टम के खिलाफ लड़ना भी चाहे तो इस इंसान को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन इस समाज और सिस्टम में मुक्ता जैसे कुछ लोग हैं जो गरीब की हिम्मत को टूटने नहीं देते। हाँ, तुम बिल्कुल बराबर बोल रहे थे। इस केस में कुछ भी नहीं है मेरे करने लायक। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। नहीं तो फिर वही एक और केस ऐड हो जाएगा ना मेरे हारे हुए केसेस की लिस्ट में। ठीक है। केस बहुत ही सिंपल है। श्री सीपी ठक्कर के ड्राइवर के हाथों से एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। 1 हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। थैंक यू। आइए प्लीज 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 प्लीज। मैम साहब, क्या हुआ? जो मेवालाल भाई, वो काई नहीं करी सकती। सारे के सारे सबूत हमारे खिलाफ है। क्या कहा आपने? जी, सारे सबूत हमारे खिलाफ है। जी बिल्कुल। मैम साहब, मैंने इन आंखों से उस आदमी को देखा था। समझ गया मैम, हम गरीब है ना,
इसलिए हमको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं है मेवालाल भाई। मैम साहब, एक बात कहो। बोलिए। मेरी बेटी भी वकील बनना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। कि भगवान भी हम गरीबों के साथ अजीब गरीब खेल खेलता है। चंचल जी, ताज्जुब होता है मुझे कि आप अकेले पूरे डिपार्टमेंट का इतना सारा काम कैसे संभाल लेती हैं? क्यों, कोई शक है क्या आपको मुझ पर? नहीं नहीं, ये आपका पर्स मुझे कहीं गिरा हुआ मिला। मेरा पर्स? थैंक यू सो मच। चंचल जी, सारी चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए। अरे ठक्कर साहब, आप मेरे होते हुए बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप तो बस शाह साहब को समझाइए कि केस कैसे जीतना है। जज साहब, कोर्ट में जितने भी सबूत पेश किए गए उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है। इसीलिए मैं कोर्ट से इजाजत चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर चंचल को एक बार कोर्ट में बुलाया जाए। मैं कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। સર, એવું લાગે છે કે ઘણા બધા એવિડન્સ એકત્રિત કરી લીધા છે. એમાં નહીં જાણતી છે? ના. जानते हैं? हाँ. इंस्पेक्टर चंचल, आपने इस केस की बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की होगी, है ना? क्या मतलब है आपका? सही से इन्वेस्टिगेशन की थी और पुलिस का तो काम ही यही होता है। तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका जो नंबर प्लेट है वो दरअसल उस गाड़ी का है ही नहीं। वो नंबर किसी और बड़ी गाड़ी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये आरटीओ के पेपर से, ये एक बड़ी नीले रंग की गाड़ी है। आपको पता चलेगा कि वो नंबर दरअसल किसी और गाड़ी का नहीं बल्कि ललित के मालिक सीपी ठक्कर की गाड़ी का है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो इंस्पेक्टर साहिबा, अब ये तो नहीं कहेगी ना कि एक ही नंबर की दो गाड़ियां इस शहर में घूम रही है? चंचल जी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और नीले रंग की गाड़ी का क्या चक्कर है? सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? नहीं जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। जज साहब, क्राइम सीन पे मिली हुई एविडेंस की फोटोग्राफ्स मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इसे आप गौर से देखिएगा। पेड़ पर आपको नीला रंग दिखाई देगा, वो दरअसल पेंट है और ये उसी गाड़ी का पेंट है जिसकी नंबर प्लेट के साथ में छेड़छाड़ की गई, उसे बदला गया। दिनेश जी सर, आपको कुछ कहना है क्या? सर, केस बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ आपके सामने है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। ठीक है। इंस्पेक्टर चंचल देसाई, कोर्ट आपको कार डिटेल्स को दोबारा ठीक से जांच करने का ऑर्डर देती है। जी जज साहब। दिनेश जी, आपके पास 7 दिन का टाइम। थैंक यू सर। अगली सुनवाई शुरू की जाए। भाई भाई भाई, आप क्यों जा रहे हैं? भाई ये क्या हो रहा है? आपने तो बोला था कि आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं। भाई यहाँ पूरे 7 दिन लग जाएंगे। बोलते बोलते भाई, अरे भाई क्या हो रहा है? मुन्नी मर्डर केस में एक नवो वड़ा इंस्पेक्टर चंचल पर राख्यो सबूतों साथ छेड़छाड़ करवानो आरोप। आज की कार्यवाही में एडवोकेट मुक्ता पटेल ने पेश किया कई ऐसे गवाहों को जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। कैमरामैन प्रतीक के साथ नमन अजोरिया।
बदली गई है तो कार चलाने वाला भी बदल गया होगा, वरना एक मामूली ड्राइवर के लिए इतना बड़ा बिजनेसमैन इतने महंगे लॉयर को लेके क्यों इस केस में उलझा हुआ है? लगता है शायद मेवालाल झूठ नहीं बोल रहा था। उसने उस रात किसी और को ही देखा था। चलो, मुझे निकलना पड़ेगा। और खाना बना लो ना प्लीज। ठक्कर साहब, लड़का हिम्मत छोड़ रहा है। अगर जल्दी से इस केस को रफा दफा नहीं किया गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिनेश जी, आप तो कह रहे थे कि चिंता करवानी जरूर न थी। ठक्कर साहब, केस अभी खत्म नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। मैं केस को इतना उलझा दूंगा कि मुक्ता पटेल को समझ में ही नहीं आएगा कि शुरू कहां से करना है और कहां खत्म। ललित की बहन से मिलते हैं, वो समझाएगी अपने भाई को। कोई छे घर माँ? हाँ बेटा, आई जा अंदर। आप ललित की माँ हैं? हाँ हाँ, आइए ना, आप बैठिए। नहीं ठीक है, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। घर के बाकी लोग कहाँ पर हैं? हमारा दिखा ललित ने साहब ने बाहर भेजा है कुछ काम के लिए, कुछ दिनों में आ जाएंगे। और मेरी बेटी कांति कहीं बाहर गई है। वो तस्वीर में कौन है? मेरे बेटा ललित ये साहब है ना, इनका बेटा है अखिल। बहुत नेक लोग हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक छे, હું આવું છું। ये क्या कर रही है तुम? तुम्हारे जूतों का साइज 10 है ना? और क्यों? ये देखो, जो फोटोग्राफ्स एविडेंस से मिली है उसमें भी जूतों का साइज 10 है। और ये देखो, ये है ललित का जूता जिसका साइज 8 है। इसका मतलब ललित ड्राइव नहीं कर रहा था। और ये देखो, इससे साफ जाहिर होता है कि सीपी ठक्कर का बेटा ही गाड़ी चला रहा था। बस अभी तो साबित करना बाकी है। और वो बड़ी वाली गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसे भी ढूंढना पड़ेगा। शहर से बाहर तो नहीं ले गए होंगे। कांति बेटा, ललित की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा उसे, हम लोग हैं ना। ललित जल्दी ही घर आ जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए तुम ये कुछ पैसे रख लो। रख लो, प्यार से दे रहे हैं। और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो सीधे मेरे पास आना।
मैडम जी प्लीज मेरी बात ठक्कर जी से करा दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भाई ठक्कर साहब ने हमको कहा है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और देखो जरा, रख भी रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात बोली है उन्होंने। चल पानी डला, अब इधर ला। भाई साहब आपसे एक मदद चाहिए। जी हाँ बोलिए। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई अच्छा मैकेनिक हो तो बताइए। हाँ यहाँ पे कई गैरेज है। आप ऐसा गैरेज बताइए जहाँ साहब लोग अपनी गाड़ी देते हो। यहाँ पे एक आदमी है। गाड़ी जरूर इसी गैरेज में होगी। ओ भाई बोलो क्या हुआ? भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आपके यहाँ नाम सुना। अच्छा। और आपके यहाँ मैकेनिक कोई है भी नहीं, और सोचा मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा दूं। हाँ चलो यहाँ से। अच्छा भाई साहब फिर कभी आते। हेलो साहिब, उस रात लड़की को मैंने ही मारा। मुन्ने! उस रात मैंने दारू पी थी और वो बड़ी नीली गाड़ी वो भी मैं ही चला रहा था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंने ही बदला। इस बारे में साहब को कुछ नहीं पता। मैं डर गया था साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जज साहब ललित से बात करने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि उसने झूठ कहा था, लेकिन उसके बाद ठक्कर साहब ने उसे समझाया कि सच बोलने में और अपना गुनाह कबूल करने में ही उसकी भलाई है। ऐसी हालत में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ललित को कम से कम सजा मिले। जज साहब, कमाल छे नहीं, मिस्टर दिनेश शाह जी ने मुझे करने या कहने के लिए खुद छोड़ा ही नहीं। दरअसल शुरू से अब तक मिस्टर शाह ने इस केस को अपने हिसाब से तोड़ा और तोड़ा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आई एम सॉरी जज साहब, मेरा इरादा आपको ऑफेंड करने का नहीं था। अरे तमें तो नकामा डरी गए। एक्चुअली ये शू की जगह पैरों में होती है। मिस्टर ललित, क्या आप ये जूता अपने पैर में ट्राई करेंगे? फक्त 2 मिनट शायद। कमाल है नहीं ललित जी, ये जूता तो आपके पैर में एकदम फिट आ गया, जैसे ये आप ही के लिए बना। अच्छा आप मुझे वापस दे दीजिए जूता। जज साहब, इस जूते का नंबर 8 है। वकील साहब, 8 नंबर का जूता है और ये है फुटप्रिंट जो हमें क्राइम सीन से मिले थे। इसमें जूते का साइज 10 है। इससे साफ जाहिर है कि मिस्टर ललित मौका वारदात पर मौजूद हो ही नहीं सकते और इन्हें जबरदस्ती ये गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चले, हाँ बुला रहे हैं। चल, नहीं जाना मेरे को। चल साहब बुला रहे थे। तू तो घर का है, पूरे 10 लाख दूंगा तुझे। बस 1 दिन में बेल और 7 दिन में बरी। मैं ना नहीं सुनना चाहता। चल निकल अब। जज साहब, वकील साहिबा मनगढ़ंत कहानियां बना रही। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड।
जज साहब, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मेवालाल जी की बेटी मुन्नी की हत्या ललित ने नहीं बल्कि सीपी ठक्कर के बेटे अखिल ठक्कर ने की है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं सबूत के तौर पर मिस्टर बंटी उर्फ विरल पटेल को अदालत में पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। सो मिस्टर बंटी उर्फ विरल पटेल, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ। क्या आप इन्हें बियर प्रोवाइड करते थे? जी हाँ। कितने बियर? रोज के 2। रोजाना? जी हाँ। ओके। क्या आपको पता है कि गुजरात में शराब बेचना और खरीदना इज अ क्राइम? आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। एनीवे, तो आप इन्हें नाम से तो जानते नहीं होंगे, तो फिर आप दोनों की बातचीत कैसे होती थी? फोन के जरिए? जी हाँ। जज साहब, ये रहे विरल और मिस्टर अखिल के कॉल रिकॉर्ड्स, जिससे बात साफ जाहिर होती है कि इन दोनों के बीच में अक्सर बातचीत हुआ करती थी और घटना की रात भी तकरीबन 11 बजे मिस्टर बंटी की अखिल से बात हुई और इन्होंने उन्हें 2 बॉटल बियर भी प्रोवाइड की। आई ऑब्जेक्ट जज साहब, इस सबसे ये कैसे साबित होता है कि एक्सीडेंट ललित ने नहीं अखिल ने किया है? ये साबित करने के लिए मैं मिस्टर अखिल ठक्कर को पूछताछ के लिए कोर्ट में बुलाना चाहती हूँ। जज साहब, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अखिल का इस केस से क्या लेना देना है। दिनेश जी, कोर्ट भी वही समझना चाहती है। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो आने दीजिए ना, पता चल जाएगा कि कातिल कौन है, ललित या कोई और। कोर्ट अखिल ठक्कर को अगली सुनवाई में प्रेजेंट रहने का ऑर्डर देती है और बंटी को 500 रुपए का जुर्माना देने का ऑर्डर करती है। और प्लीज मिसेस मीता पटेल, आप कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। कोर्ट इज एडजर्न नाउ। कितना सारा पैसा भरा है मैंने, तेरी जेब में भी और तेरे मुंह में भी। अपने आप को गुजरात का सबसे बड़ा लॉयर बताता है ना, एक 2 कौड़ी के एडवोकेट में हैंडल नहीं कर पाया। ठक्कर साहब, मेरा भरोसा कीजिए, वो अब भी साबित नहीं कर पाएगी कि असली कातिल कौन है, क्योंकि कोई सबूत या कोई गवाही नहीं है। मैंने सब कुछ बदल दिया है ठक्कर साहब, आप मेरा भरोसा कीजिए। बस, अब मैं किसी का भरोसा नहीं कर सकता। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। अब इस केस का फैसला कोर्ट के बाहर ही होगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। आउट। मेवालाल भाई। मेम साहब, देखिए, हमारी दीकरी को मारकर भी उन लोगों का मन नहीं भरा। यहाँ आकर मुझे डराए, धमकाए और तोड़कर चले गए। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा मेम साहब, कुछ नहीं बचा। मेवालाल भाई, बात एम छे कि मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगी। मैंने माफ करी थी मेवालाल भाई। कोई बात नहीं मेम साहब, कोई बात नहीं। दूसरे के बच्चों के लिए कोई नहीं लड़ता, ये मैं भी समझने लगा हूं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेम साहब। गरीब हूं ना। आप चाहो मेम साहब, आप चाहो। मारी दिकरी, मारी दिकरी। बेटा, हम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, या कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा हमारे लिए। मम्मा, लाइट चली गई। हाँ, 2 मिनट दिख रहा, मैं कैंडल लेके आती हूँ। हाँ, मामा, वो केस जीत गए ना, लड़की के पापा बहुत उदास हो गए ना।
नहीं बेटा, वो केस मैं नहीं लड़ रही हूँ, उसमें बहुत खतरा था बेटा। आपने तो कहा था चैलेंज से डरना नहीं चाहिए, फिर आप क्यों डर रही हो? सारी बातें अखिल की तरफ ही इशारा कर रही है, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है ये साबित करने के लिए कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी अखिल ही चला रहा था। कोर्ट की डेट कर ले, तो फिर क्या करोगे तुम? पता नहीं क्या करूंगी। मुझे तो नींद आ रही है, काफी रात होगी, सुबह जाना है, तुम्हें भी जाना है, सो जा तुम जल्दी से। हाँ ठीक है, सो जाऊंगे। कैमरा नंबर 213 मोहनदास चौक। जज साहब, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ललित को कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि ये अपना गुनाह खुद मान चुका है। गुप्ता जी, आपको कुछ कहना है? जज साहब, मैं इंस्पेक्टर चंचल को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। सो इंस्पेक्टर चंचल, आप कहाँ रहती है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। एडवोकेट पटेल, प्लीज अब केस को और ज्यादा मत उलझाइएगा, आपके पास ये आखिरी मौका है। जी सर। सो इंस्पेक्टर चंचल, आप कहाँ रहती है? पुलिस क्वार्टर में, और कहाँ? ये झूठ बोल रही है सर। ये सैटेलाइट एरिया में एक बहुत ही आलीशान बंगलों में रहती है। अब इंस्पेक्टर चंचल, क्या आप मुझे बता सकती है कि इतना बड़ा बंगला खरीदने के लिए आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो क्या? जाने दीजिए। जज साहब, मैं मिस्टर अखिल ठक्कर को पूछताछ के लिए कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। सो मिस्टर अखिल ठक्कर, आप एक्सीडेंट की रात 11:15 पर एलिस ब्रिज स्पोर्ट्स क्लब से निकले थे, राइट? आप ना तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इनकी गाड़ी की पार्किंग स्लिप है। तो वहां से आप कहां पर गए? एयरपोर्ट। मैं वहां से एयरपोर्ट गया था, मुझे दिल्ली जाना था जरूरी काम से। हाँ, हमें पता है कि आप एयरपोर्ट गए थे रात के 12:30 पर। आपकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में। पर आप एक बात बताइए कि एलिस ब्रिज क्लब से एयरपोर्ट जाने के लिए आई थिंक हार्डली 15 से 20 मिनट लगता है, तो फिर आपको 1 घंटा 15 मिनट क्यों लगे? वो मैं शाहीबाग रास्ते से गया था, और वहाँ आप लोग जानते ही हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, तो मुझे टाइम लग गया। जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये उस रोड से जा ही नहीं सकता था, क्योंकि शाहीबाग रोड पे एक्सीडेंट की रात अंडरपास का काम चल रहा था और वो रोड बंद था। जज साहब, अखिल ने रेसिडेंसी रोड ही ली थी। ये वही रोड है जहां पर मुन्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और गाड़ी अखिल ही चला रहा था। ये बात मैं इससे पहले भी साबित कर चुकी हूँ, और टूटी हुई बियर की बोतल के टुकड़े भी अखिल की मौजूदगी का सबूत है। मिसेस पटेल कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही हैं। इससे क्या साबित होता है? अखिल एक्सीडेंट स्पॉट पे उसी टाइम पे थे, इस बात को तो सवाल ही नहीं उठता। और एक्सीडेंट ललित के हाथों से हुआ है, ये बात वो मान चुका है। पता नहीं इन औरतों को इतना ड्रामा करने में क्या मजा आता है। मिस्टर शाह, अब कोर्ट में है, कोर्ट की गरिमा का ध्यान रखें। थैंक यू जज साहब। जज साहब, मैं साबित कर सकती हूँ। ये रही सीसीटीवी की फुटेज। जज साहब, परिमल चौक के सीसीटीवी कैमरा नंबर 212, इसमें साफ नजर आ रहा है कि अखिल अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहे हैं।
और नेहरू ब्रिज के सीसीटीवी कैमरा नंबर 214 में भी मिस्टर अखिल अपनी गाड़ी के साथ में नजर आ रहे हैं। और इसके बीच रेसिडेंसी रोड जहां पर मुन्नी की मौत हुई, उस रोड की सीसीटीवी कैमरा नंबर 213 की फुटेज टोटली गायब है। उसी दौरान मिस्टर अखिल उसी रोड पे अपनी गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी के नीचे आकर मुन्नी की मौत हो गई। उसके बाद इनके हाथों से बियर की बोतल टूटकर गिर गई और बगैर किसी खौफ और डर के तीन लोगों को मार कर ये वहां से निकल गए। ये झूठ बोल रही है जज साहब, ये झूठ बोल रही है। बात 3 लड़की नहीं, बात सिर्फ ओके, सो मिस्टर अखिल, अब आप बता ही दीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ था। और आपके वकील मिस्टर दिनेश शाह जी आपको कम से कम सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लफड़ा हो गया पापा। क्या हो गया? अखिल के ऊपर इतनी आईपीसी की धाराएं लगी कि शायद वो उन्हें ठीक से गिन भी नहीं पाया होगा। यह हादसा बहुत बड़ी मिसाल है कि कोई भी इंसान जितना भी अमीर या रसूख वाला क्यों ना हो, कानून सबको एक नजर से देखता है। एक और मिसाल इस केस में ये भी है कि जब तक मुक्ता जैसे वकील और नागरिक हमारे समाज और व्यवस्था में हैं, तब तक कोई अखिल ठक्कर बचकर नहीं निकल सकता। मुक्ता के मजबूत इरादों ने अखिल ठक्कर को आईपीसी की धारा 337 और 304A के तहत नेग्लिजेंस यानी तेज गाड़ी चलाने और लापरवाही के कारण मुन्नी की जान लेने और आईपीसी की धारा 279 के तहत अपनी गलती ना मानने, भारतीय यातायात कानून 1988 की धारा 134A और B के तहत 8 साल की सजा सुनाई गई। दिनेश शाह और चंद्र प्रकाश ठक्कर पे कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। और इन सब के अलावा शराब बंद राज्य गुजरात में शराब पीने के जुर्म में बॉम्बे प्रोहिबिशन बिल गुजरात अमेंडमेंट 2009 के तहत कोर्ट ने अखिल को 10 साल की सजा सुनाई। इंस्पेक्टर चंचल को अपनी पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ा और दिनेश शाह के लिए ये केस उसकी जिंदगी का आखिरी केस था। बड़े से बड़े अपराध को रोका जा सकता है, बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें कानून और व्यवस्था को भी हमारे सहयोग की जरूरत है। सावधान इंडिया। तो सावधान